हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में, कौन राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है उसके बारे में, तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में उठने वाले विवाद व उसके समाधान पर चर्चा किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है और राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए कैसे हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं शपथ यानी ओथ के बारे में। ठीक है, आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो थर्ड शेड्यूल है तो उसमें ढेर सारे पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके बारे में शपथ के का कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके शपथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में कुछ नहीं बताया गया है। उनमें से कौन कौन लोग हैं? तो सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर। अर्थात थर्ड शेड्यूल में बाकी सारे लोगों के ओथ यानी शपथ के बारे में तो प्रोविज़न है, उनका प्रारूप बताया गया है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के शपथ के बारे में उनका उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है। मतलब कहने का कि बाकी लोगों के लिए तो प्रोविज़न है लेकिन इन तीनों लोगों के लिए नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनके शपथ के बारे में प्रोविज़न कहाँ है, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों लोगों के शपथ के बारे में जो प्रोविज़न है तो इनके लिए जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बनाया गया है वहीं इनके शपथ के बारे में भी प्रोविज़न बताया गया है। अर्थात राष्ट्रपति के शपथ के लिए राष्ट्रपति से संबंधित प्रोविज़न में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के शपथ के लिए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ बताया गया है, तथा राज्यपाल से संबंधित जो शपथ का जो प्रोविज़न है तो राज्यपाल के लिए जहाँ भी प्रोविज़न है वहीं उनके शपथ के बारे में भी बताया गया है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में प्रोविज़न बताया गया है। 60 में, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया था, तो फ्रेंड्स, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जो है शपथ लेता है। अगर चीफ जस्टिस मौके से उपस्थित नहीं है तो उस समय जो भी सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज होगा उसके समक्ष वो शपथ लेगा। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं, तो इसका जवाब है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा व जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है। इसके बाद आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के पदावधि यानी टेन्योर के बारे में कि राष्ट्रपति जो है कितने साल तक अपने पद पे बना रहता है। तो राष्ट्रपति के पदावधि का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 56 में किया गया है संविधान के। आर्टिकल 56 के अनुसार जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आप देख सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद पर पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। यदि निर्धारित कार्यकाल के पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नए चुनाव जो होंगे वो 6 माह में करवाने होते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि ऐसी रिक्ति किसी कारण से भी हो सकती है, जैसे डेथ की वजह से भी हो सकती है, या रिजाइन की वजह से भी हो सकती है, या इम्पीचमेंट की कार्यवाही अगर राष्ट्रपति के खिलाफ चलाई जाती है तो इनमें से किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो डेथ की बात तो अलग है, लेकिन अगर रिजाइन की बात हम करते हैं तो यहाँ हम जान लें कि रिजाइन जो है किसको देता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति रिजाइन देता है सबसे पहले किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इस बात को जो है लोकसभा के अध्यक्ष को बताता है। अब लोकसभा को अध्यक्ष बताने के पीछे पर्पज क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को बताने के पीछे पर्पज यह है ताकि लोकसभा जो क्या है, हाउस ऑफ पीपुल है, तो लोकसभा को ये पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति अब अपने पद पे नहीं है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रपति के रिजाइन के बारे में लोकसभा के अध्यक्ष को तो बताया जाता है, लेकिन राज्यसभा को क्यों नहीं बताया जाता है? तो जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है अपना रिजाइन
वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अब फिर अलग से राज्यसभा को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम जो है ये राष्ट्रपति के बारे में जो शेष जो प्रोविज़न है, अर्थात कि 6 माह में जब नया चुनाव होता है तो जो नया राष्ट्रपति बनता है वह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। यदि किसी राष्ट्रपति का मान लीजिए कि 3 वर्ष या 4 वर्ष में निधन हो जाता है तो जो नए चुनाव कराए जाएंगे वे शेष अवधि के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए होंगे। जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के किसी सदस्य के निधन पर या किसी भी कारण से अगर कोई सीट रिक्त होता है तो उस रिक्त सीट पर शेष अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के पश्चात भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अथवा नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। फ्रेंड्स, अब प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति कितनी बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। तो इसके बारे में जो री-इलेक्शन का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 57 में बताया गया है। आर्टिकल 50 सेक्शन कहता है कि राष्ट्रपति उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, अर्थात एक राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने का पात्र होता है। भारत के संविधान में इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका में ये एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता है। अब बात करते हैं प्रिविलेजेज के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रिविलेजेज यानी जो है विशेषाधिकार के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 361 है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकारों की बात करता है। चूँकि हम इंडियन प्रेसिडेंट पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए यहाँ हम केवल उन्हीं के नाम लेंगे, अर्थात केवल प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेज की ही बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो है आर्टिकल 361 बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और अक्सर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बढ़िया से समझना होगा कि आर्टिकल 361 में 4 जो है खंड बताए गए हैं, 4 इसके क्लाजेज हैं जो चारों बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 361 का क्लाज फर्स्ट यह कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति अपने पावर को एक्सरसाइज करने में कुछ भी काम करता है तो वो किसी भी कोर्ट के सम्मुख जो है एंसरेबल नहीं होगा। लेकिन इस अनुच्छेद की बात संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाने पर लागू नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चल रही होती है तो उस दशा में राष्ट्रपति को जो ये प्रिविलेजेज है लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि महाभियोग की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब अनुच्छेद 361 का क्लास 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 361 का क्लास 2 यह कहता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग न तो रजिस्टर्ड की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। अर्थात राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा तो उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी और न ही रजिस्टर्ड की जाएगी। आर्टिकल 361 का जो खंड 3 है वो यह कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय को उसे बंदी बनाने या कारावासित करने के लिए कोई भी आदेशिका जारी करने की शक्ति नहीं होगी। और आर्टिकल 361 का खंड 4 जो है, जो आखिरी है, वह यह कहता है कि वैसे तो राष्ट्रपति के खिलाफ क्रिमिनल व सिविल कार्यवाही उसके पदावधि के दौरान नहीं चलाई जा सकती, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सिविल कार्यवाही चलाई जा सकती है। अब वह कौन सी परिस्थिति है, ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को दे दी गई हो। दूसरा चीज़ ये कि ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 माह बीत गए हो
और तीसरी जो आखिरी अहम चीज़ है कि इस सूचना में उस कार्यवाही की प्रकृति जो है काज ऑफ एक्शन और पक्षकारों के नाम, निवास स्थान तथा किस रिलीफ के लिए क्लेम किए गए हैं, मतलब कौन सा अनुतोष मांगा गया है, इसका पूरा विवरण दिया गया होना चाहिए। तो दोस्तों जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति होता है तो जो वो अपने पदी हैसियत में अगर कुछ भी करता है, यह केवल सिविल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं हम, कि सिविल प्रोसीडिंग को अगर हम देखें तो यहाँ दो तरीके से बताया गया है कि अगर जो है राष्ट्रपति अपने पदी हैसियत में कोई ऐसा काम करता है तो उसको जो है छूट जो मिली हुई है, पूर्ण रूप से छूट मिली है, पूर्ण मतलब फुल्ली इम्यूनिटी है। लेकिन अगर पदी हैसियत में न रहकर वह वैयक्तिक क्षमता में अगर कोई काम करता है और उससे किसी को नुकसान होता है जिससे सिविल लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसके विरुद्ध केवल 2 माह की नोटिस देकर कार्यवाही चलाई जा सकती है। मतलब कहने का ये कि सिविल कार्यवाही को लेके राष्ट्रपति के जो पद की शक्तियां हैं वह उसमें उसके मतलब क्या है कि वैयक्तिक जो क्षमता है और जो पदी क्षमता है, दोनों में अंतर किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इम्पीचमेंट जो है यहाँ मेन चीज़ हमारा कि इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो 56 और 361 में बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके हटाने के बारे में। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो विधि है या जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके बारे में जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है। देखिए, हम और आप जैसे जो साधारण इंसान हैं वे लोग अगर कोई गलती करते हैं, अगर उस गलती के लिए उनके विरुद्ध कोई मुकदमा या कार्रवाई चलेगा तो उसे अभियोग कहते हैं, और राष्ट्रपति के विरुद्ध जो कार्रवाई चलती है उसे महाभियोग कहते हैं। दोस्तों, महाभियोग के बारे में एक चीज़ जो अति महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसको जब भी पढ़ना हो तो आर्टिकल 61 ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ जो है आर्टिकल 56 को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 56 ही महाभियोग के बारे में सबसे पहले बताता है। अर्थात सर्वप्रथम आर्टिकल 56 में ही महाभियोग की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति ऐसी कौन सी गलती करेगा जो उसके विरुद्ध इम्पीचमेंट की कार्यवाही चलाई जाएगी, जबकि आर्टिकल 61 में केवल प्रोसीजर अर्थात प्रक्रिया बताई गई है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कहीं इम्पीचमेंट की बात होती है तो लोग सिर्फ आर्टिकल 61 की ही बात करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आर्टिकल 61 के साथ साथ आर्टिकल 56 को भी पढ़ा जाए। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सा ग्राउंड है जिसके लिए इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। तो इसका एकमात्र ग्राउंड है कि संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, वायलेशन जो है, वायलेशन ऑफ, यहाँ देखिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप है, तभी जाकर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है चलाई जाएगी, अन्यथा नहीं। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए जो ग्राउंड है उसमें देखिए, ये ब्राइबरी मतलब रिश्वत है, सेडिशन है, राजद्रोह का अपराध है और अदर ऑफेंसेज, अन्य अपराधों के आधार पर भी वहाँ राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाई जाती है। तो कहने का मतलब ये कि अमेरिका में तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए कई आधार हैं, जबकि भारत में मात्र एक आधार है और वह है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल 61 में जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर लिया जाता। अब वे कौन कौन सी शर्तें हैं हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, हमने बताया कि किसी भी सदन से, मतलब पहला ये है कि जो पहली बात यह है कि आरोप एक संकल्प यानी रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। देखिए, जो इम्पीचमेंट है इसको आपको कायदे से समझना होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए ये कि संसद के किसी भी सदन से इसकी कार्यवाही इनिशिएट हो सकती है। अच्छा, अब उसमें 4 चीज़ें और मेन है
केवल कह देने मात्र से किसी के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई संपादित नहीं हो जाती। इसमें कुछ टर्म कंडीशन है। वो क्या है? तो सबसे पहले ये है कि जो भी आरोप लगाया जाएगा, जिस सदन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, आरोप क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात जो ये है कि आरोप एक संकल्प यानी रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए कि एनी हाउस, यहाँ हम लिख दिए है एनी हाउस, तो एक रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। सेकेंड चीज कि जो आरोप कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देने के बाद ही प्रस्तुत किया गया होना चाहिए। ठीक है, अर्थात पहले सूचना फिर प्रस्ताव। इसका मतलब यह है कि जो सदन राष्ट्रपति पर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप लगा रहा है और राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट की कार्यवाही प्रारंभ करना चाहता है, तो उसे 14 दिन पूर्व इस बात की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी कि आपके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का यह रूल है कि अगर किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई चलाई जाए तो उसे इसकी सूचना दी जाए, ताकि वो अपनी प्रतिरक्षा, अपने डिफेंस का जो है युक्त अवसर उसको मिल सके। अच्छा, इस कड़ी में जो तीसरी बात है कि जिस भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तो उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया गया होना चाहिए। मतलब कहने का ये कि जिस सदन से इसकी कार्रवाई शुरुआत की गई है, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 मेंबर द्वारा इस कार्रवाई को इनिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और सबसे आखिरी जो चौथी बात है कि जिस सदन ने आरोप लगाया है और अपने 1/4 मेंबरों से उस कार्रवाई को इनिशिएट किया है, तो उनके लिए एक और चीज़ है कि महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 मेजॉरिटी द्वारा ऐसे संकल्प या रिजोल्यूशन को पास किया गया होना चाहिए। मतलब कहने का कि जो भी सदन जो है रिजोल्यूशन लाया है, आरोप लगाया है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? 14 दिन की लिखित सूचना, और क्या है कि एक रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो है 1/4 मेंबर उसको शुरुआत किए हो। और चौथी जो चीज़ क्या है कि जहाँ जिस सदन में 1/4 लोग उसकी शुरुआत किए हैं, उसी सदन में 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास भी होना चाहिए। तो ये चारों जो स्टेप अगर पूरा हो जाता है, मतलब कि जब एक सदन द्वारा इस प्रकार रिजोल्यूशन को पारित कर दिया जाता है, तब दूसरे सदन में उस प्रस्ताव को भेजा जाता है जो उसकी जांच करते हैं। जांच या तो सदन वह स्वयं करेगा या किसी न्यायालय के द्वारा कराएगा। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कार्रवाई की शुरुआत जो है लोकसभा से हुई है, तो वहाँ से जब चारों चरण पूरा हो जाता है, तो फिर वो जो है जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा उसकी जांच करेगा। जांच या तो खुद करेगा या किसी न्यायालय के द्वारा कराएगा। इसी कारण इस प्रक्रिया को क्वासी जुडिशियल अर्थात अर्ध न्यायिक कहा जाता है। राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या अधिवक्ता द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। यदि जांच के बाद वह दूसरा सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 मेजॉरिटी द्वारा एक संकल्प अर्थात रिजोल्यूशन पारित करके यह घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित हो चुका है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव यह होगा कि उसको पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। इस प्रकार महाभियोग की कार्यवाही पूरी की जाती है। तो आप देख लिए कि पहले जो सदन में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो दूसरे सदन में भी वही लगभग प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा सदन पहले उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये सही है, और फिर उनके 2/3 मेजॉरिटी से वो पास कर देते हैं, और फिर एक रिजोल्यूशन पास करके यह घोषित कर देते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था वो सिद्ध हो चुका है, तो उसी क्षण से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। इसी प्रकार जो है महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होती है। फ्रेंड्स, हालांकि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी कुछ और मूलभूत बातें हैं जो हमें जाननी होंगी। देखिए, सबसे पहला बात ये कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के
निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चलती है तब उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। इसी से जुड़ी दूसरी जो बात है वो यह है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के महाभियोग की कार्यवाही में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका जवाब होगा मनोनीत सदस्य, यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग की कार्यवाही चलती है तो उसमें वे भाग लेते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर एक सदन से महाभियोग का प्रस्ताव पारित होकर दूसरे सदन में जब भेजा जाए और दूसरा सदन उस प्रस्ताव को पारित करने से मना कर देता है तो महाभियोग की कार्यवाही का क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ही दूसरा सदन जो है उस प्रस्ताव को पारित करने से मना कर देता है तो महाभियोग की कार्यवाही वहीं समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, महाभियोग से संबंधित जो आखिरी बात हमें जाननी है वह यह कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जिस समय सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जाता है तब से लेकर दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित होने तक की अवधि के दौरान राष्ट्रपति को वो शक्तियाँ व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं कि नहीं जो उसे राष्ट्रपति के रूप में मिले थे। तो आप यह जान लीजिए कि जो है जो राष्ट्रपति के रूप में मिले थे तो जो प्रक्रिया है वो ये है कि जब तक जितना समय लगा है महाभियोग की कार्यवाही में तो उस दौरान राष्ट्रपति को वो सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो उसे राष्ट्रपति के रूप में मिले होते हैं और उस अवधि के दौरान उसके द्वारा जो है किए गए सारे कार्य लीगल माने जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ हम एक चीज़ ये सीटों के वैकेंट होने की बात करते हैं तो आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है जिस समय, चाहे वो डेथ की वजह से या इम्पीचमेंट की वजह से या रिजाइन की वजह से, तो राष्ट्रपति का पद जो है कभी खाली नहीं रहता है। तुरंत जो होता है क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति का पद है वह कभी खाली नहीं रह सकता। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के शपथ, पदावधि व महाभियोग की प्रक्रिया विषय पर चर्चा किए। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के जो है प्रमुख शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप अपने कमेंट में अपने कीमती राय ज़रूर बताइए। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी ने हमको सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी